स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल झारखंड फाइटर्स में। दोस्तों इससे पहले हम लोग भारतीय इतिहास से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, भूगोल से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो सीडीपीओ और अदर्स एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उनसे संबंधित प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया है पिछले सेशन में। और जो लोग नहीं किए हैं वो हमारे चैनल से जुड़ के वीडियो को देख सकते हैं और वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं व्याख्या सहित बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए, सीडीपीओ खासकर सीडीपीओ एग्ज़ाम के लिए और अदर्स एग्ज़ाम में भी जो जेपीएससी कंडक्ट करेगी उसके लिए सिलेबस सबका सेम है। तो यहाँ से आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे तो एग्ज़ाम में बहुत ही आप लोग का ध्यान हेल्प हो जाएगा। आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन को करने से पहले दोस्तों जो भी हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और सेशन अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में भी शेयर करें। तो आइए दोस्तों प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करते हैं। आंसर हो जाएगा दोस्तों सिर्फ 4 कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण इनमें कमी आई है। यहाँ आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 4। आर्थिक सर्वेक्षण 2023 के संदर्भ में कथन 4 कमज़ोर वैश्विक आर्थिक स्थिति के कारण भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की प्रवृत्ति का वर्णन करता है। नेक्स्ट है, बिहार के गया जिला की वर्तमान जनसंख्या कितनी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार गया जिले की जनसंख्या 43 लाख से अधिक 43,51,418 है जो दिए गए विकल्पों में से सुमेलित नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय आंकड़ा डेटा निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय या संस्थान जारी करता है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। सीएसओ का गठन मई 1951 में किया गया जो भारत की राष्ट्रीय आय की गणना करता था। वर्ष 2019 में सीएसओ तथा एनएसएसओ को मिलाकर राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन किया गया है जो वर्तमान में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन कर रहा है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। प्रश्नगत विकल्पों में से केंद्र सरकार के गैर योजना व्यय के बारे में सही कथन व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। ध्यातव्य है कि जब कोई व्यय योजनागत व्यय से इतर रख रखाव प्रशासनिक इत्यादि लेखांकन किया जाता है तो उसे गैर योजनागत व्यय कहते हैं। वर्तमान समय में भारत में योजनागत एवं गैर योजनागत व्यय लेखांकन को समाप्त करते हुए केवल पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का लेखांकन किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। विश्व के विभिन्न देशों का व्यापार, निवेश एवं सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सामाजिक, सांस्कृतिक व आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण के किसी देश पर पड़ने वाले प्रभाव को निम्नलिखित संदर्भों में समझ सकते हैं। इसने वस्तुओं एवं सेवाओं में व्यापार का विस्तार किया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रवाह बढ़ा है। नेक्स्ट है, संघ सरकार के वित्त में नवीनतम विकास के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, महामारी वित्तीय वर्ष 21 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। दोस्तों ये कथन सही है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा केवल एक ऑप्शन बी। दिए गए कथनों में कथन एक सही है क्योंकि महामारी वित्तीय वर्ष 2021 के दौरान संघ सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद के 9.2% तक पहुंच गया था। वित्तीय वर्ष 2022 में राजकोषीय घाटा कम होकर सकल घरेलू उत्पाद के 6.7% तक हो गया था, न कि 7.7%। अतः कथन 2 असत्य है। विगत 2 वर्षों में राजस्व संग्रह में वृद्धि हुई, न कि कमी। अतः कथन 3 भी असत्य है।
इसी प्रकार इसका प्रकार सही उत्तर विकल्प बी है। नेक्स्ट है आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार FER में निम्नलिखित में से कौन शामिल हैं। यहाँ दिया गया है पहला विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियाँ FCA सही है, सोना ये भी है, विदेशी आहरण अधिकार SDR ये भी सही है, आरक्षित किस्त स्थिति ये भी सही है। इसके अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। आरबीआई की विदेशी मुद्रा भंडार से आशय विदेशी मुद्रा में आरक्षित उन संपत्तियों से है जिसमें बॉन्ड, ट्रेजरी बिल और अन्य सरकारी प्रतिभूतियां शामिल हैं। इसके अंतर्गत निम्नलिखित शामिल किए जाते हैं। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां FCA, सोना, विशेष आहरण अधिकार SDR, आरक्षित किस्त। नेक्स्ट है उत्पत्ति के नियम के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ उत्पत्ति के नियम जो आपका दिए गए हैं दोस्तों, उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है, ये सही है। दूसरा, उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन से शुल्क लगते हैं, ये भी है सही। इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है, सही है। चौथा, उनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं, ये भी सही है। पुट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उत्पत्ति के नियम किसी उत्पाद और राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने के लिए आवश्यक मानदंड है। उत्पत्ति के नियम कस्टम एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और कौन कौन से शुल्क लागू होते हैं। इनका प्रयोग व्यापार सांख्यिकी के प्रयोजन के लिए किया जाता है। इनका महत्व इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि कई मामलों में कर और प्रतिबंध आयातों के स्रोतों पर निर्भर करते हैं। नेक्स्ट है शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर में कथन 2 सही है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी और तीसरा वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी केवल 2 और 3। शिशु मृत्यु दर शिशु के जन्म से लेकर ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना जो प्रति 1000 जीवित जन्मों पर व्यक्त की जाती है। वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी जो वर्ष 2019 में कम होकर 30 रह गई। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया RGI के SRS बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य मध्य प्रदेश था। अतः कथन 1 और 4 असत्य है जबकि 2 और 3 सत्य है। नेक्स्ट है एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण की बेहतर व्याख्या एक प्रक्रिया के संदर्भ में की जाती जो सक्षम बनाती है। सिर्फ 4 आपका सही है। कथन देश के लोगों के ज्ञान कौशल स्तरों और क्षमताओं में वृद्धि करने को। पुट के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केवल 4। शिक्षा में निवेश मानव को मानव पूंजी में परिवर्तित करता है। इस प्रकार मानव पूंजी बढ़ी हुई उत्पादकता का प्रतिनिधित्व करती है। एक अर्जित योग्यता और समझबूझ से किए गए निवेशगत निर्णयों का परिणाम है जो भविष्य में आय के स्रोतों में वृद्धि की अपेक्षा से किए जाते हैं। शिक्षा में निवेश कार्यस्थल प्रशिक्षण स्वास्थ्य प्रवचन और सूचना मानव पूंजी निर्माण के स्रोत हैं। दिवाला और शोधन अक्षमता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा दोस्तों केवल 4 ऑप्शन डी केवल 4 में दिया गया भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI दिवाला का शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। दिवाला इंसॉल्वेंसी से तात्पर्य उस स्थिति से है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था बकाया होने पर अपने ऋणों का भुगतान करने में असमर्थ होता है। शोधन अक्षमता बैंक रिपीटिशी एक कानूनी प्रक्रिया को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति लेनदारों के लाभ के लिए समाप्त या पुनर्गठित की जाती दिवाला एक अवस्था को व्यक्त करता है जबकि शोधन अक्षमता निष्कर्ष से भारतीय दिवाला एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IDBI दिवाला और शोधन अक्षमता कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। नेक्स्ट है
नेक्स्ट है औद्योगिक नीति संकल्प किस वर्ष से अपनाया गया? आंसर होगा ऑप्शन बी 1956। औद्योगिक नीति संकल्प 1956 में अपनाया गया था। ध्यातव्य है कि भारी उद्योगों पर नियंत्रण रखने के राज्य के लक्ष्य के अनुसार औद्योगिक नीति संकल्प वर्ष 1956 को अंगीकार किया गया था। इस प्रस्ताव को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया गया था। इस प्रस्ताव के तहत उद्योगों को 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। नेक्स्ट है उत्पादन संबंध प्रोत्साहन PLI की योजना के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर है दोस्तों कथन 2। इस योजना में आवेदकों को 2 श्रेणियां हैं, वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। और तीसरा आपका है, यह योजना पात्र कंपनियों को 6 वर्षों की अवधि के लिए भारत में निर्मित और लक्ष्य श्रेणी में शामिल वस्तुओं की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर लगाया लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन प्रदान करती है। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 2 और 3। भारत को आत्मनिर्भर बनाने के विजन को ध्यान में रखते हुए देश की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिए वर्ष 2021 में 14 महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन PLI योजना की घोषणा की गई। इस योजना का उद्देश्य प्रमुख क्षेत्रों और आधुनिक प्रौद्योगिकी में निवेश आकर्षित करना, बेहतर नेक्स्ट है स्वामित्व योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1 और 3। व्याख्या देखते हैं। स्वामित्व योजना का पूरा नाम है ग्रामीण क्षेत्रों में तात्कालिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से गांवों का सर्वेक्षण एवं मानचित्रण। स्वामित्व सर्वे ऑफ विलेज अवधि एंड मैपिंग विथ इम्प्रूवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है तथा यह पंचायती राज मंत्रालय, नोडल एजेंसी, राज्य पंचायती राज विभाग, राज्य राजस्व भू अभिलेख विभाग और सर्वे ऑफ इंडिया का एक सहयोगात्मक प्रयास है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी युक्त भूमि का सीमांकन करने के लिए नवीनतम ड्रोन सर्वेक्षण प्रौद्योगिकी का उपयोग कर ग्रामीण भारत के लिए एकीकृत संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करना। इस योजना के तहत CORS कंटिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन नेटवर्क की स्थापना का प्रावधान है, जो भूमि के सटीक भू संदर्भीकरण, भू सत्यापन और सीमांकन के लिए एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। नेक्स्ट है किसी वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के परिणाम निम्नलिखित में से कौन से हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी केवल 1, 3 और 4। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपातकाल लगाए जाने का प्रावधान है। वित्तीय आपातकाल की स्थिति में अनुच्छेद 360 को लागू करने के लिए निम्नलिखित परिणाम होते हैं। पहला, राष्ट्रपति राज्यों को राज्य मामलों के संबंध में सेवारत सभी किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। नेक्स्ट है राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के साथ संघीय मामलों के संबंध में सेवारत सभी या किसी वर्ग के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते कम करने का आदेश दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित होने के बाद धन विधेयक या अन्य वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखी जाएगी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन 1, 2 और 3 और 4 सभी होंगे। व्याख्या देखते हैं। मुद्रास्फीति को आम बोलचाल की भाषा में महंगाई भी कहते हैं। जब भी किसी अवधि में वस्तुओं एवं सेवाओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और लोगों को पहले जितना ही मात्रा में वस्तुएं एवं सेवाएं खरीदने के लिए अधिक दाम चुकाने पड़ते हैं तो इसे मुद्रास्फीति कहते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित कारक संभावित रूप से मुद्रास्फीति जन्य मंदी में योगदान कर सकते हैं। पहला है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती। दूसरा है घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर रहा? आंसर होगा ऑप्शन सी सिंगापुर। सितंबर 2020 में विश्व बैंक द्वारा जारी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स 2020 में 0.88 स्कोर के साथ सिंगापुर प्रथम स्थान पर रहा। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक 0.2
0.9 स्कोर के साथ अंतिम स्थान पर रहा, जबकि भारत 0.49 स्कोर के साथ 116वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रभाव बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 15 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट वर्ष 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था, जबकि केंद्रीय बजट 2021-22 में यह 16.5 लाख करोड़ रुपये घोषित है। बजट 22-23 में इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये तथा बजट 23-24 में पुनः वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत के बजट में किस वर्ष वस्तु लेन देन कर CTT प्रस्तुत किया गया है? आंसर होगा ऑप्शन ए 2013 से 14। कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स वस्तु लेन देन कर पहली बार बजट 2013-14 में प्रस्तुत किया गया। CTT का फुल फॉर्म भी दे सकता है दोस्तों यहाँ पे, इसलिए मैंने फिर से इसको देखकर व्याख्या किया है कि कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स किसको कहते हैं, इसका फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म क्या है, तो CTT है और इसका फुल फॉर्म कमोडिटी ट्रांजैक्शन टैक्स है, इसको याद रखना है। नेक्स्ट है, 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में बिहार का हिस्सा कितना है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10.06%। नेक्स्ट है, नगद आरक्षित अनुपात को कम करने में अर्थव्यवस्था पर इसका निम्नलिखित प्रभाव पड़ेगा। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। व्याख्या देखते हैं। नगद आरक्षित अनुपात CRR को कम करने से बैंकों के पास अधिक तरलता होती है, जिससे ब्याज दरों में कमी, लोन की मात्रा और निवेश में वृद्धि तथा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि होती है। अतः कथन 1, 2 और 3 सत्य हैं। नेक्स्ट है, आयुष्मान सहकार योजना के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, भारत के वित्त मंत्रालय ने यह योजना शुरू की है। 19 अक्टूबर 2020 को प्रारंभ आयुष्मान सहकार योजना कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC द्वारा तैयार की गई योजना है। योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, अस्पताल आदि की स्थापना, मरम्मत, आधुनिकीकरण आदि द्वारा स्वास्थ्य सुविधाओं में विस्तार करना है। वर्तमान में आयुष्मान सहकार योजना सहकारिता मंत्रालय के दायरे में है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने 2020-21 के बजट में नई योजना निर्विक घोषित की है। अर्थव्यवस्था का निम्न में से कौन सा क्षेत्र इस योजना से लाभान्वित होगा? आंसर है ऑप्शन डी, निर्यात क्षेत्र। बजट 2020-21 में छोटे निर्यातकों को लाभ पहुंचाने के लिए निर्यात की वस्तुओं का बीमा कवरेज बढ़ाने तथा प्रीमियम कम करने एवं बीमा क्लेम प्रक्रिया सरलीकरण के लिए निर्विक योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार 2018-19 में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का कुल मूल्य क्या? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 4,12,871 मिलियन अमेरिकी डॉलर। नेक्स्ट है, दिसंबर 2018 के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात। भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक NRI संयुक्त अरब अमीरात में और उसके बाद सऊदी अरब में है। नेक्स्ट है, भारत को 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने के लिए GDP की विकास दर लगातार कितनी होनी चाहिए? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, 9%। प्रश्नकाल के संदर्भ में भारत में वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिवर्ष लगातार GDP की विकास दर 9% रहने की आवश्यकता जताई गई थी। तथापि कोविड-19 महामारी और वैश्विक परिस्थितियों के आलोक में यह लक्ष्य अब संभवतः वर्ष 26-27 IMF के आंकड़ों के अनुसार यह आगे तक हो सकता है। नेक्स्ट है, बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी मान धन योजना का लक्ष्य क्या है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, खुदरा व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को पेंशन लाभ देना। संघीय बजट 2019-20 में घोषित प्रधानमंत्री कर्मयोगी धन
मानधन योजना का लक्ष्य देश के खुदरा व्यापारियों, छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन लाभ देना है। नेक्स्ट है बौना उद्यम, 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में 2018 से 19 में सेवा योजन और उत्पादकता में प्रतिशत योगदान है क्रमशः। आंसर है ऑप्शन ए 14%, 8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार बौने ड्रॉप उद्यमों 100 से कम कर्मी वाले प्रतिष्ठान का भारत में सेवा योजन में योगदान केवल 14% और उत्पादकता में योगदान 8% है। हालांकि संख्या की दृष्टि से वे सभी संगठित विनिर्माण प्रतिष्ठानों के आधे से अधिक हैं। नेक्स्ट है वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारत का कितना प्रतिशत ग्रामीण परिवार शौचालय तक पहुंच वाला तथा उसका व्यवहार करता हुआ पाया गया। आंसर है ऑप्शन ई। राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण NARSS 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत के 93.1% ग्रामीण परिवारों की शौचालय तक पहुंच थी तथा जिनकी शौचालय तक पहुंच थी उनमें से 96.5% इसका उपयोग व्यवहार करते पाए गए थे। नेक्स्ट है भारत में कुल बिजली उत्पादन में नवीकरणीय ऊर्जा का हिस्सा 2014 से 15 में 6% से बढ़कर 2018-19 में कितना प्रतिशत हुआ। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 10%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में कुल बिजली उत्पादन नवीकरणीय ऊर्जा 25 MW मेगावाट से अधिक की वृहद जल विद्युत को हटाकर का हिस्सा वर्ष 2014 से 15 के 6% से बढ़कर 2018-19 में लगभग 10% तक हो गया था। केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के नवीनतम उपलब्ध आंकड़ों 15 मई 2023 के अनुसार देश में बिजली उत्पादन की कुल संस्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा जल विद्युत सहित का हिस्सा 41.4% है। नेक्स्ट है 2017-18 में भारत में GDP की विकास दर 7.2% से घटकर 2018-19 में कितनी प्रतिशत हुई है। आंसर है ऑप्शन बी 6.8%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में GDP की विकास दर वर्ष 2017-18 के 7.2% से घटकर वर्ष 2018-19 में 6.8% हुई थी। जनवरी 2020 में वर्ष 2018-19 के लिए प्रथम संशोधित अनुमान में GDP वृद्धि दर को संशोधित करके स्थिर मूल्यों 2011-12 पर 6.1% कर दिया गया था। स्थिर मूल्यों पर 31 मई 2023 को जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2021-22 फर्स्ट आरई में GDP वृद्धि दर 9.1% रही, जिसके वर्ष 2022-23 में 7.2% रहने का आकलन है। नेक्स्ट है भारत में 2017-18 में स्थिर या निश्चित निवेश की विकास दर कितने प्रतिशत से बढ़कर या निहित 2018-19 में 10% हुई। आंसर होगा ऑप्शन बी 9.3%। आर्थिक सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार भारत में स्थिर या निश्चित निवेश की दर वर्ष 2016-17 के 8.3% से बढ़कर वर्ष 2017-18 में 9.3% और पुनः वर्ष 2018-19 में बढ़कर 10.0% हुई थी। नेक्स्ट है भारत में रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद के अनुसार निर्यात विकास दर अप्रैल-जुलाई 2019 में 2018 के उसी समय की तुलना में कितनी घटी है। आंसर हो जाएगा 8.5%। भारत के रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC के अनुसार भारत के रत्नों और आभूषणों के निर्यात में अप्रैल-जुलाई 2019 के दौरान वर्ष 2018 की उसी अवधि की तुलना में 8.48% लगभग 8.5% की कमी हुई थी। अप्रैल 2023 में GJEPC द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022-23 में अप्रैल-मार्च में भारत के रत्न और आभूषण निर्यात में 2.48% की वृद्धि दर्ज हुई है। नेक्स्ट है अगस्त 2019 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों की तरलता और उधार व्यवस्था के सुधार के लिए कितना मूलधन करोड़ में डालने की घोषणा की है। आंसर होगा ऑप्शन सी 70,000 रुपये। नेक्स्ट है भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी मैंस डॉट फ्लोट। वर्ष 1992-93 के बाद से भारत में प्रबंधित फ्लोटिंग
मैनेज्ड डर्ट फ्लोर विनिमय दर प्रणाली अपनाई जा रही है, जो कि स्वतंत्र फ्लोटिंग, फ्रीली फ्लोशन एवं पूर्णतः प्रबंधित प्रणाली, फुली मैनेज सिस्टम दोनों का ही सम्मिश्रण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी निवेशक एजेंसी भारत सरकार की प्रतिभूतियां खरीद सकती हैं? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1, 2 और 3। एक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 2 व्यक्ति, तीसरा है वित्तीय प्रतिष्ठान, तीनों खरीद सकता है। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक वित्त वर्ष में कितनी बार आर्थिक नीति की समीक्षा करती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है, यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा द्वैमासिक मौद्रिक नीति जारी की जाती है, जो एक वित्त वर्ष में 6 बार होती है, परंतु वर्तमान में इसका कोई क्रम निर्धारित नहीं। इस प्रकार विकल्प ई सही उत्तर है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किस मुद्रास्फीति सूचकांक का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है? आंसर होगा ऑप्शन सी CPI संयुक्त। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया CPI संयुक्त का मुद्रास्फीति लक्ष्य के लिए एंकर के रूप में उपयोग करती है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। CPI के निम्न 4 प्रकार हैं: औद्योगिक श्रमिकों के लिए CPI, कृषि मजदूर के लिए, श्रमिक ग्रामीण मजदूर के लिए और CPI ग्रामीण शहरी संयुक्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा समाधान भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है? आंसर होगा केवल 2, किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण। किसानों को सुनिश्चित गुणवत्ता वाले बीजों का वितरण भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकता है। इसके अतिरिक्त बड़ी व संगठित भूमि जोत तथा मशीनीकरण की उपलब्धता भी भारतीय कृषि में सुधार प्रदान कर सकती है। नेक्स्ट है, नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना किस पर आधारित है? ये क्वेश्चन भी CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों धन की सीमांत व्यय। आंसर है ऑप्शन सी। नई कार्यप्रणाली के अनुसार बैंक की उधार दर की गणना धन का सीमांत व्यय पर आधारित है। सीमांत व्यय किसी वस्तु के उत्पादन पर लगने वाली ऐसी लागत है जो सामान्य उत्पादन के अतिरिक्त किसी वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ निर्मित या उत्पादित करने पर ही उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है, अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्नलिखित में से किस समादिष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई। ये प्रश्न भी आपका CDPO 2018 में पूछा गया है। अर्थव्यवस्था में आर्थिक आपूर्ति की रकम निम्न समादिष्ट अर्थशास्त्री चर को प्रभावित करता है: ब्याज दर, मूल्य स्तर, रोजगार, उत्पादन। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र के आर्थिक विश्लेषण की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था के बड़े भागों का अध्ययन किया जाता है, अर्थात इसके अंतर्गत ऐसे विशाल समूह का अध्ययन किया जाता है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रदर्शित करते हैं, जैसे कुल आय, कुल उत्पादन इत्यादि। नेक्स्ट है, देश के विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान मानी जाती है? आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन भी आपका देखिए CDPO की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, देश में विभिन्न स्थलों या घटनाओं को देखने के लिए भारत में विदेशियों की यात्रा अर्थनैतिक दृष्टि से निर्यात के समान मानी जाती है। निर्यात को एक देश में निर्मित वस्तुओं एवं सेवाओं के रूप में समझाया जाता है और दूसरे देश के नागरिकों द्वारा अधिकृत किया जाता है। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
विश्व बैंक एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है जो विभिन्न परियोजनाओं को संचालित करने हेतु निम्न एवं मध्यम आय वाले देशों को वित्तीय ऋण एवं अनुदान प्रदान करता है। इसकी स्थापना वर्ष 1944 में की गई। इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्व व्यय। ये प्रश्न भी आपके CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। केंद्र सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में राजस्व व्यय के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। राजस्व व्यय से अभिप्राय सरकार द्वारा एक वित्तीय वर्ष में किए जाने वाले उस अनुमानित व्यय से है जिसके फलस्वरूप ना तो परिसंपत्तियों का निर्माण हो और ना ही देयताओं में कमी आए। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के किस खाते में जमा होती है? आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत का सार्वजनिक निधि। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र की बिक्री से प्राप्त हुई राशि भारत सरकार के सार्वजनिक खाते में जमा होती है। भारत सरकार के कोष को 3 भागों में रखा जाता है: भारत में संचित नीति, भारत की आकस्मिकता निधि, भारत की लोक लेखा नीति। नेक्स्ट है, भारत सरकार का राजकोषीय घाटा निम्नलिखित में से किसके बराबर हो? आंसर होगा ऑप्शन ए, कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति। ये प्रश्न भी देखिए दोस्तों, CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा कर्ज बनाने वाली पूंजीगत प्राप्ति के बराबर होता है। राजकोषीय घाटा सरकार के कुल व्यय और उसके कुल राजस्व उधार को छोड़कर के बीच का अंतर है। नेक्स्ट है, वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ क्या है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। ये क्वेश्चन भी आपका CDPO की परीक्षा 2018 में पूछा गया प्रश्न है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। वस्तु एवं सेवा कर GST के संदर्भ में राजस्व तटस्थ कर दर का अर्थ है वह दर जिस पर राज्य एवं केंद्र के लिए कर राजस्व GST से पहले के समान रहे। वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू एक अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था है। प्रश्न यहाँ से बनता है दोस्तों कि GST कैसा कर है, कब लागू किया गया है? तो GST जो है वो अप्रत्यक्ष कर है और कब लागू किया? तो 1 जुलाई 2017 को। यहाँ से प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट है, भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 1 जुलाई से 30 जून। ये भी प्रश्न पूछा गया है CDPO की परीक्षा 2018 में। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि 1 जुलाई से 30 जून तक होती है। फसली वर्ष का उपयोग खेती की भूमि को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। प्रत्येक राज्य का फसली वर्ष उस राज्य की जलवायु पर आधारित होता है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया प्रश्न है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली नोडल संस्था है। इसकी स्थापना 2 मई 1951 को हुई थी। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि NSO की स्थापना कब हुई थी? तो 2 मई 1951 को हुई थी। नेक्स्ट है, भारत की जनसंख्या वृद्धि के संबंध में किस वर्ष को महान विभाजक वर्ष माना जाता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, 1921। ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। वर्ष 2021 को बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई। वर्ष 1921 से पहले भारत की जनसंख्या कभी बढ़ जाती तो कभी घट जाती। इसी वजह से वर्ष 2021 के साल को महान विभाजक वर्ष द ग्रेट डिवाइड कहा जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय नियोजन का एक उद्देश्य नहीं है? आंसर होगा जनसंख्या वृद्धि।
ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा 2005 में पूछा गया है। निर्धनता तथा बेरोजगारी दूर करना, औद्योगिक विकास, आत्मनिर्भरता, रोजगार सृजन भारतीय आर्थिक नियोजन का मुख्य उद्देश्य था, परंतु जनसंख्या वृद्धि करना इसका उद्देश्य नहीं था। नेक्स्ट है, किस इकाई का मूल्य कागजी स्वर्ण पेपर गोल्ड के रूप में जाना जाता है? आंसर होगा यूरो डॉलर, ऑप्शन ए। ये भी 2005 में CDPO की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सोना या कागजी मुद्रा जो कि तय कीमत पर सोने में परिवर्तनीय, जिसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय भुगतान करने में एक साधन के रूप में किया जाता है। अमेरिकन डॉलर को कागजी स्वर्ण के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए। मानव विकास रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा एक आधिकारिक रूप से जारी किया जाने वाला वार्षिक प्रकाशन है। ये सही नहीं है। मानव विकास रिपोर्ट हर वर्ष संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी की जाती है। यह मानव विकास के 3 प्रमुख आयामों को ध्यान में रखते हुए जारी किया जाता है, जो है ज्ञान, लंबे स्वस्थ जीवन और जीवन जीने का उचित मानक। HDI रिपोर्ट पहली बार वर्ष 1990 में जारी की गई थी। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा फिजिकल डिफिसिट की नई परिभाषा का सुझाव दिया गया था। आंसर होगा ऑप्शन ए। चेलैया समिति के द्वारा। ये देखिए दोस्तों, ये भी प्रश्न आया गया है CDPO की परीक्षा 2005 में। राजकोषीय घाटा सरकार का कुल व्यय माइनस सरकार की कुल आय, इसका सुझाव चेलैया समिति के द्वारा दिया गया। नेक्स्ट है, नरसिम्हा कमेटी ने वैधानिक तरलता अनुपात को किस सीमा तक घटाकर लाने का सुझाव दिया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी 25%। ये प्रश्न भी आपका CDPO की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2005 में। वर्ष 1991 में नरसिम्हा कमेटी की संस्तुतियाँ प्रस्तुत की गई। इस समिति ने तरलता अनुपात में कमी करने की सिफारिश की, जिसमें कानूनी तरलता अनुपात को अगले 5 वर्षों में 38.5% से कम करके 25% कर देने की सिफारिश की। नेक्स्ट है, भारत ने वर्ष 2002 से 3 में भुगतान संतुलन के चालू खाता में धनात्मक रिकॉर्ड प्राप्त किया था। इसके लिए निम्नलिखित में से किसे संभव व्याख्या माना जा सकता है? आंसर है ऑप्शन डी, इनमें से सभी। ये भी प्रश्न देखिए CDPO की परीक्षा में दोस्तों पूछा गया प्रश्न है 2005 में ये पूछा गया है। नेक्स्ट है, प्रश्नकाल हेतु विकल्प डी सही उत्तर। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार वर्ष 2019-20 तथा 21-22 में भुगतान संतुलन के चालू खाते पर ऋणात्मक स्थिति है, जबकि वर्ष 2020-21 में धनात्मक स्थिति दर्ज है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? आंसर होगा ऑप्शन बी, कृषि। दिए गए विकल्प में भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत कृषि है। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार देश के सकल मूल्य वर्धन GVA के सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र अर्थात सेवा क्षेत्र है। 22-23 सेकेंड AE में चालू मूल्यों पर GVA में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का क्रम इस प्रकार है। सेवा क्षेत्र 53.4%, औद्योगिक क्षेत्र 28.3% तथा कृषि एवं संबंध क्षेत्र 18.3%। नेक्स्ट है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही। आंसर है ऑप्शन ए, कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। प्रश्नकाल में दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नज़दीकी सही विकल्प था। वर्तमान में यदि कोविड-19 की अवधि 2021 तथा 21-22 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए सर्वोत्तम उत्तर है।
प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर वर्ष 1974 तक अर्थात चौथी योजना तक सभी योजनाओं का राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य की अपेक्षा कम रही। वर्ष 1980 में वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजना में दर्ज की गई, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.6% थी। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। आंसर होगा ऑप्शन डी, असंगठित क्षेत्र। राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र द्वारा उत्पादन एवं आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते हैं या कई बार इसका मौद्रिक मूल्य में मापन नहीं किया जाता है। इससे राष्ट्रीय आय की गणना में आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में कठिनाई आती है। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? आंसर होगा ऑप्शन डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। देखिए दोस्तों, बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, 47वीं, 44वीं, 40वीं, 45वीं। भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पूर्व में केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO द्वारा करता था। NSO प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिस्टिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011 से 12 है। नेक्स्ट है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि। किसी देश की आर्थिक समृद्धि, आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। नेक्स्ट है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन ई, भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, पूर्व में CSO के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया जाता है और वही इसे जारी भी करता है। नेक्स्ट है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। वर्ष 2018-19 में यह था। आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय औसत का 33%। नेक्स्ट है, भारत को एक अल्पविकसित देश कहा जा सकता है। 2 है, तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी। भारत की जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दर के कारण निरपेक्ष जनसंख्या मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण में तेजी से वृद्धि हो रही है। फलतः जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्नकाल में जहां विकसित देशों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, वहीं भारत में कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या संलग्न थी। पुनः विकसित देशों की GVA में कृषि योगदान 1 से 3% के बीच था, न्यूजीलैंड को छोड़कर, वहीं भारत में कृषि का GVA में योगदान लगभग 18.3%। वर्ष 2022-23 में सेकेंड AE में औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योगों में नियोजित थी और GVA में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 28.3% वर्ष 2022-23 के सेकेंड AE में है। नेक्स्ट है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः पहला, अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, सही अनियमित औद्योगिकरण के कारण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है,
हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? आंसर हो जाएगा जीडीपी। प्रोफेसर राजकृष्ण ने वर्ष 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है अथवा जिसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता के कारण ही अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई। अतः स्पष्ट है कि प्रोफेसर राजकृष्ण द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार है? आंसर होगा ऑप्शन ए 1 हेक्टेयर से कम। कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का आकार समूह निम्न है। सीमांत कृषि भूमि जोत 1 हेक्टेयर से कम, छोटी जोत 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4, मध्यम जोत 4 से 10, बड़ी जोत 10 हेक्टेयर से अधिक। नेक्स्ट है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों की तुलना में है न्यूनतम से द्वितीय। आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? आंसर है कृषि लागत एवं कृषि आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, ऑप्शन ए। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से वर्ष 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। वर्ष 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है दोस्तों कि कृषि मूल्य आयोग जो है, कृषि मूल्य आयोग, कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और इसका नाम कब बदला गया था? तो 1985 में बदला गया था। पुराना नाम क्या था? तो पुराना नाम था कृषि मूल्य आयोग और फिर इसका नया नाम कर दिया गया कृषि लागत और मूल्य आयोग। 1985 में स्थापना हुई थी 1965 में। यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस व्याख्या को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और अच्छे से पढ़ें। नेक्स्ट है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? आंसर होगा ऑप्शन डी 2005 से। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ है। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 आया जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। तत्पश्चात यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया जो 15 फरवरी 2013 से लागू है। शब्द संक्षेप TRIMS से क्या बनता है? आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी व्यापार संबंधित निवेश उपाय। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-5 से बदलकर किस वर्ष को बनाया? आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 2011 से 12। मई 2017 में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग DIPP द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-5 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इससे पूर्व 1952 से 53, 1961 से 62, 1970 से 71, 1981 से 82, 1993 से 94, 2004 से 5 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष थे। आधार वर्ष 2011-12 7वां संशोधन है। यहाँ से प्रश्न बनेंगे दोस्तों कि 2011-12 जो है कौन सा संशोधन है? तो 7वां संशोधन है। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? आंसर होगा बिहार, ऑप्शन ए। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21 में वर्तमान मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार का 43,605 रुपये की है। नेक्स्ट है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए न्यूनतम।
नेक्स्ट है निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। पंजाब, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त को सही आरोही क्रम को चुनें। आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार वर्ष 2020-21-22 फोर्थ एई में विकल्पगत चावल उत्पादक राज्यों का आरोही क्रम इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट है भारत में किस राज्य में कपास का औसतन उत्पादन सर्वाधिक है? आंसर होगा ऑप्शन ई। प्रश्नकाल तथा एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट द ग्लैंस 2022 के अनुसार भी विकल्प ई सही उत्तर है। एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स एट द ग्लैंस 2022 के अनुसार वर्ष 2021-22 फोर्थ एई में कपास की सर्वाधिक उत्पादकता राजस्थान 558 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर में है। उसके बाद क्रमशः गुजरात 557 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा तेलंगाना 546 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का स्थान है। वर्ष 2021-22 फोर्थ एई के में कपास उत्पादक शीर्ष 3 राज्य क्रमशः गुजरात, महाराष्ट्र तथा तेलंगाना है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बीज उर्वरक जल तकनीकी। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार उच्च पैदावार किस्म की बीजों, HYB सीड्स, उर्वरक, सिंचाई हेतु पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग तथा किसानों के कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रोफेसर अमर्त्य सेन से संबंधित है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। सक्षमता उपागम का विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। सक्षमता उपागम का मुख्य ध्येय व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना एवं व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। प्रोफेसर अमर्त्य सेन इस दृष्टिकोण के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं, जिन्हें कल्याणकारी अर्थशास्त्र सक्षमता उपागम हेतु वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। नेक्स्ट है यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। भारत में जनसंख्या की अधिकता के कारण इसे एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट है भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेप का अंश है? आंसर होगा ऑप्शन डी, 15%। प्रश्नकाल में विकल्प डी सही उत्तर था। 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि में कृषि की भागीदारी वर्ष 2022-23 सेकेंड एई में चालू मूल्य पर लगभग 18.3% है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? आंसर होगा ऑप्शन ए, तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM प्रारंभ वर्ष 2007-08 रबी सीजन से एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जिसे वर्ष 2011-12 तक 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का क्रमशः 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन, कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। वर्तमान स्थिति आच्छादित फसलें चावल, गेहूं, दलहन, मोटे अनाज व वाणिज्यिक फसलें 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। विगत अनुभवों में प्रदर्शन के आधार पर इस कार्यक्रम की अवधि को वर्ष 2019-20 तक बढ़ाते हुए
2019-20 तक बढ़ाते हुए 13 मिलियन टन चावल, 5 मिलियन टन गेहूं, 3 मिलियन टन दाल, 3 मिलियन टन तथा मोटे अनाज 2 मिलियन टन का अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, खाद्यान्नों का निर्यात। आर्थिक समीक्षा 2016-17 वॉल्यूम 2 के पेज 182 के अनुसार खाद्य प्रबंधन में खाद्यान्नों की खरीद, उसका वितरण और बफर स्टॉक तथा मूल्य स्थिरता के लिए उसका भंडारण आदि शामिल है, लेकिन खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। नेक्स्ट है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002 से 3। दिए गए विकल्पों में वर्ष 2002 से 3 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर स्थिर मूल्यों पर 28 फरवरी 2023 को जारी राष्ट्रीय आय के द्वितीय अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 सेकेंड आई में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र की वृद्धि दर 3.3% दर्ज है। वर्ष 2021-22 फोर्थ आरई तथा 2020-21 सेकेंड आरई के लिए क्रमशः 3.5% एवं 4.1% है। भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए वर्ष 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 15 लाख करोड़ रुपये। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ रुपये करने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपये तथा बजट 2023 से 24 में पुनः वृद्धि करते हुए 20 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है, वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड AICIL द्वारा किया जाता है, ये सही है। दूसरा है, ये योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी, ये सही नहीं है। तो कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए, केवल एक। वर्षा बीमा रेनफॉल इंश्योरेंस भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 2004 में दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि खरीफ 2004 सत्र में शुरू की गई थी। वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई योजना है जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक एवं विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की। यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? दिसंबर 2002 में। जो कृषि क्षेत्र बीमा कवर करने हेतु उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। नेक्स्ट है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, 5 करोड़ रुपये से अधिक और 10 करोड़ रुपये से कम। नेक्स्ट है, वर्ष 1991 की उद्योग नीति में 1985 की नीति में तय लघु इकाइयों की निवेश सीमा को 35 लाख रुपये से बढ़ाकर 60 लाख रुपये तथा सहायक उद्योग में निवेश की सीमा को 45 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये कर दिया गया था।
सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME विकास अधिनियम 2006 प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 के तहत सूक्ष्म माइक्रो लघु स्मॉल एवं मध्यम मीडियम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्गों ए विनिर्माण उद्यम तथा सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया था। वर्ष 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा निम्नवत है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट है, हाल में केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर डैश कर दिया है। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की गई थी, जो अगस्त 2021 से प्रभावी है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने भारी उद्योगों में सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, 500 करोड़ रुपये। किसी PSU को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त PSU को बिना सरकार की मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपये तक के निवेश की स्वायत्तता होती है। 10 मई 2023 तक भारत में कुल 12 महारत्न, 13 नवरत्न तथा 73 मिनी रत्न श्रेणी 1 एवं 2 कंपनी है। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कुल कितने महारत्न हैं, कुल कितने नवरत्न हैं, कुल कितने मिनी रत्न हैं। नेक्स्ट है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकारी है। आंसर होगा वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का अधिकार वित्त मंत्रालय के अधीन है। वित्त मंत्रालय में 6 विभाग शामिल है: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग, वित्तीय सेवा विभाग एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग। इन 6 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाले एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों के प्रमुख योजनाओं, परियोजना, योजना और गैर योजना व्यय दोनों का स्वीकृति, पूर्व मूल्यांकन, राज्यों की आंतरिक केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए वित्तीय नियमावली विनियमों के आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों, अभियुक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालय विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना, सार्वजनिक सेवाओं की लागत मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए। अवरोही क्रम में से सजा सकते हैं। पहला है आपका निगम कर, फिर दूसरा हो जाएगा निगम कर के अलावा अन्य आय कर, फिर चौथा आ जाएगा संघ उत्पादन शुल्क और उसके बाद है कस्टम्स। प्रश्नकाल तथा अनुमान 2023-24 के अनुसार भी विकल्प ए सही उत्तर था। बजट अनुमान 2022 था। इसके अनुसार केंद्र सरकार के सकल कर राजस्व के प्रमुख स्रोत निम्न हैं: वस्तु एवं सेवा कर 9,56,600 करोड़ रुपये, निगम कर 9,22,675 करोड़ रुपये तथा आयकर 9,05,75 करोड़ रुपये, केंद्रीय उत्पादन शुल्क 3,39,000 करोड़ रुपये तथा सीमा शुल्क 23,000। सीमा शुल्क है 2,33,100 करोड़ रुपये। नेक्स्ट है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है।
आंसर होगा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन डी। प्रश्नकाल तथा वर्तमान में भी विकल्प डी सही उत्तर है। बजट अनुमान 2023-24 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 54.25% तथा अप्रत्यक्ष कर का हिस्सा 45.75% अनुमानित है, वहीं जीडीपी के अनुपात के संदर्भ में यह क्रमशः 6% एवं 5.1% अनुमानित है। नेक्स्ट है, भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। आंसर होगा प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? आंसर होगा उत्पाद शुल्क, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, ब्याज भुगतान एक आइटम है। आंसर होगा राजस्व व्यय का। ब्याज राजस्व व्यय के अंतर्गत शामिल किया जाता है, अतः उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व या आय, राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। ब्याज भुगतान राजस्व व्यय की मद है। नेक्स्ट है, राजकोषीय घाटा है। आंसर है राजकोषीय घाटा जो है वो है बजटीय घाटे का योग और सरकार का बाजार ऋण तथा दायित्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्राथमिक घाटे को प्राप्त करने हेतु राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगियों को घटा दिया जाता है, अतः प्राथमिक घाटा राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। बजटीय घाटा कुल प्राप्तियां एवं कुल व्यय। राजस्व घाटा राजस्व प्राप्तियां एवं राजस्व व्यय। राजकोषीय घाटा, बजटीय घाटा, कुल प्राप्ति, कुल व्यय। सरकार का ऋण एवं अन्य देयताएं। राजकोषीय घाटा बराबर राजस्व प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां माइनस कुल व्यय। भारत में राजस्व घाटे से तात्पर्य है कि आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, भारत सरकार को अपने उन व्ययों को वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता है जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते, यानी वित्त पोषण के लिए ये उधार लेने की जरूरत पड़ती है। जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसके पूर्ति के लिए सरकार जो कर्ज लेती है उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती, बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत के बजट 2022-23 की प्राथमिकताओं में सम्मिलित नहीं है? आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, विनिवेश।